हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू महिमा डिजिटल स्कूल। मैं महिमा बात कर रही हूँ और आपको संस्कृत की क्लास देने जा रही हूँ। राइट। और जो संस्कृत की क्लास देने जा रही हूँ वो बेसिक्स सिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बेसिक्स बहुत कम जानते हैं और बाकी सारा कोर्स कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, जब बेसिक्स उनके क्लियर नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने मार्क्स डाउन कर देते हैं। मार्क्स में उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन बेसिक्स कमज़ोर होने के कारण वो एग्ज़ाम में 5 से 10 मार्क्स कम कर देते हैं। तो बच्चों, जो बच्चे फुल में से फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो ये बेसिक्स को पढ़ें जरूर, समझें जरूर। राइट। तो ये बेसिक्स किन किन बच्चों को काम आएंगे? ये आएंगे आपकी 6th क्लास टू 10th क्लास। राइट। अब आपको सबसे पहला फर्स्ट बेसिक बता रही हूँ, जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कंफ्यूज बच्चों? एक आपके पास होता है ये क और एक होता है एक क हलंत वाला। बच्चे दोनों में फर्क नहीं समझ पाते हैं। तो जो क होता है, जो ये क है बच्चों, ये क 2 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 वर्ण हैं? क जमा अ। और ये क, जो ये हलंत वाला क है, ये केवल और केवल क से बना है। तो ये हमारा, इसके साथ कोई स्वर नहीं मिला हुआ है और इसके साथ अस्वर मिला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये स्वर रहित है। ये क्या है हमारा? स्वर रहित। और इसके साथ हमारा अ स्वर जुड़ा हुआ है। क्लियर? और हम इसे घरेलू भाषा में या देसी भाषा में बोले तो इसको आधा क भी इस तरह से शो करते हैं। इसको कैसे शो करते हैं? कई बार ये हम इसको शब्द में, जब हम शब्द में लिखते हैं तो इसको ऐसे शो करते हैं, या जैसे जैसे आपका कोई भी व्यंजन होता है आधा शो करने के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण मुझे समझ आ रहा है, जैसे याद आ रहा है, अंतर। अंतर, तो ये आधा है, लेकिन ये न स्वर रहित है। तो मैं यहाँ पर ही न लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो। यहाँ क लिख रही हूँ, वहाँ न लिख रही हूँ, तो ये न आधा। अब न ये कैसा है? एक्चुअली ये न ऐसा है, पर हम स्वर रहित दिखाना चाहते हैं तो इसे न आधा लिखेंगे। शब्द में मैंने क्या बताया? जब कोई शब्द में व्यंजन आता है, स्वर रहित व्यंजन आता है, तो स्वर रहित व्यंजन आधा लिखा जाता है, जिसे घरेलू भाषा में बोलते हैं आधा न या आधाक्षर। क्लियर? समझ आई बात? अब ये क्वेश्चन हो गया पहला। अब दूसरा हमारे पास बच्चों वो आता है, मैं दूसरा टॉपिक लेती हूँ आपके पास। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको पता होगा, बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो वह सबसे छोटी इकाई, वह छोटे से छोटा अक्षर जिसके फिर टुकड़े न किए जा सकें, टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। राइट। जैसे हम बोले, जैसे मैं यहां लिखती हूं, जैसे क, प, म, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? आपको मैंने ऊपर बताया कि जैसे कोई भी जिसके नीचे तिरछी रेखा होती है, ये देखिए, जिसके नीचे ये स्वर रहित, जिसके नीचे तिरछी रेखा होती है वो स्वर रहित होती है। और इसको हम न, जैसे हमने न लिखा, न ये स्वर रहित, ये तिरछी रेखा है, और जब ये शब्द में लिखा जाता है तो ये देसी न आधा आता है, और ये एक समान है। तो ये न जो आधा आया है वो स्वर रहित है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है।
और मैं इसको ब्रैकेट में आपको ये भी बता दे रही हूँ कि ये न आधा, ये इसमें यहाँ पे मैं आपको और समझा दे रही हूँ, ये न हलंत वाला इक्वल है न के। ये अब जब हम अक्षर केवल सिंगल लिखते हैं तब इस तरह से लिखा जाता है, और यही जब अक्षर हमारा शब्द में आता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। और कभी कभी, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, और मैं आपको बताऊं, जैसे ये ह है, अब ह में हलंत हमने लगाया ऐसे, और जब हमें ये किसी शब्द में लिखना होता है तो ये आधा बनता ही नहीं है, आधा नहीं बनने के चक्कर में इसे ह ही लगाया जाता है ना। ह के तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर? बात समझ आ रही है बच्चों? इस तरीके से हमने बताया। और ये स्वर अ, ई, ये भी हमारे बड़ी, ये भी हमारा स्वर है। ई लिख लो, ऊ लिख लो, है ना। ये सब हमारे स्वर है जो वर्ण है, क्योंकि ये इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये अब जैसे अगर और मैं बात करूं बच्चों आपको, जैसे क जमा ये क वर्ण है, लेकिन ये दो वर्णों का जोड़ है। ये कौन से दो वर्णों का जोड़ है? एक क हलंत वाला और एक अ है। क्लियर? बात समझ आई बच्चों? अब हमारे पास हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। हम तीसरा पॉइंट कौन सा लेते हैं? हम लेते हैं आपके अब जो हमने बोला ना वर्ण किसे कहते हैं ये हमने बताया। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण, मैं इसको वर्ण को कितने, अब मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये वर्ण हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वर वर्ण, आपको ये भी लिख देती हूँ बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा वर्ण का, है ना। ये भी मैं आपको लिख दी। वर्ण कितनी प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने के होते हैं? वर्ण हमारे जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं हमारे? पहला होता है स्वर, पहला स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा आता है हमारे पास विसर्ग। तीसरा आता है हमारे पास विसर्ग। ठीक है। जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं बच्चों? वो हमारे स्वर कौन से होते हैं? ये आ ई, पूरी जो आपके स्वर होते हैं ई, ये पूरे स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं? 13। इसके बाद व्यंजन हमारे क्या होते हैं? क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, क ख ग, और ये हमारे कितने होते हैं? 33। क्लियर? विसर्ग हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है ये विसर्ग जो इस तरीके का चिन्ह लगता है, ये होता है विसर्ग। सॉरी, इसको विसर्ग नहीं, ये विसर्ग तो अपने आप में ये विसर्ग है बच्चों, ये विसर्ग है। और इसको बोलते हैं अयोग्यवाह। इसको क्या बोलते हैं? यहां लिखा जाता है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह कितने होते हैं? वाह। अयोग्यवाह हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है विसर्ग और दूसरा होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार का साइन क्या है? ये है ना। ये 2 होते हैं। राइट? पहला ये होता है और दूसरा ये होता है। क्लियर? अब ये वर्ण हो गए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर? अब हम चलते हैं थर्ड के बाद हम किस पे चलते हैं? हम चलते हैं बच्चों संयुक्त वर्ण पर। ये तो वर्ण हो गए आपने सीखे, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह। अब हमारे संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण
वो क्या होता है? संयुक्त वर्ण बहुत से बच्चे जानते हैं और बहुत से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। संयुक्त वर्ण हमारे पास क्या होते हैं? संयुक्त माना दो जुड़े हुए वर्ण। अब जैसे हम बोले प्र, ये दो जुड़ा हुआ, ये दो नहीं बल्कि 3 अक्षरों से बना है। कौन-कौन से 3 अक्षरों से बना है? प जमा ये नीचे क्या है? र जमा आ, ये 3 अक्षरों से बना है। अगर हम बात करें ज्ञ, ज्ञ का मतलब क्या है? ये बताइए, ज्ञ किससे बना हुआ है? हमारा ज्ञ जो है कौन से अक्षरों से बना हुआ है बच्चों, बता सकते हो? ज जमा ञ जमा अ। अब देखिए यहाँ पे अज्ञ, ज्ञ का हलंत लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर अ नहीं आएगा क्योंकि इसने इसके पीछे कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। क्लियर? आपको बात समझ आ गई बच्चों? और अब देखिए ध्य, ध्य ध्य, आप देखो एक ही ध्य, द और य, और इसके नीचे तिरछी रेखा नहीं लगी हुई है तो जमा आ। क्लियर? अब और देखो, और आप करो त्र, ये भी संयुक्त अक्षर है। देखिए त और ये नीचे र, त और नीचे ये नीचे र, और फिर इसके बाद हमारे यहाँ हलंत नहीं लगा है, इट मीन्स आ। बात समझ आ रही है बच्चों? अब देखो आपको करो, और करते हैं हम बच्चों, और सीखते हैं। ये श्र, श्र में देखो एक सबसे पहले श है, राइट, नीचे ये र है और र हलंत वाला, क्योंकि इस नीचे हलंत नहीं है, इट मीन्स अ। नेक्स्ट करते हैं, एक होता है श्र और एक श्र, ये ऐसे बन के आता है। दोनों में फर्क है, ये दोनों बहुत चेंज है। ये दोनों का श्र है, यहाँ पे देखिए दोनों, ये श है और ये यहाँ पे र है, ये र है और अ है। अब पर हमारा श्र में ये जो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से ये मतलब री, ये री की मात्रा है, ये स्वर है। जैसे अ का स्वर, आ का स्वर, ई का स्वर, ऐसे ही ये री का स्वर है, री की मात्रा है ना? आपने मात्राएं सीखी होंगी, आपको पता होगा री की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। क्लियर? और समझ के, और देखिए, और मैं आपको बताऊं संयुक्त वर्ण कौन से। अब जैसे ये है, अब ये आपका, ये क्या है? द जमा ध जमा अ, क्योंकि पीछे हलंत नहीं है। जिसके पीछे हलंत हो, अब इधर देखो हलंत नहीं है, पर इसके हलंत की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे री की मात्रा है, वो री हमने लगा दिया, है ना? और नेक्स्ट बताती हूँ 2-3 व्यंजन और संयुक्त वर्ण और बताती हूँ, जैसे ता। अब इसमें क्या है, आपको मैंने बताया था कि जब किसी वर्ण के साथ आता है तो इस तरीके से क आधा, मतलब घरेलू भाषा में क आधा बोलते हैं, तो ये बना क हलंत वाला जमा त। इसके पीछे हलंत है, त के पीछे भी तो हम अ नहीं लगाएंगे। जब हलंत नहीं होता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्वर के साथ, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, और जब हलंत लग जाता है तो इट मीन्स कोई भी स्वर नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? एक हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट संयुक्त वर्ण है क्ष। क्ष, इसको और अच्छी तरह से बना दूं बच्चों आपके सामने, है ना? ये क्ष, अभी हलंत वाला लगा दिया हमने, तो क्ष, क्ष, क्ष में क जमा श, षटकोण वाला, और हलंत है तो में मतलब अ नहीं है। क्लियर? इतनी बात आपको सब, ये सारे हमारे संयुक्त वर्ण, और भी बहुत से आ जाते हैं, पर संयुक्त वर्ण का मतलब समझना चाहिए। क्लियर? अब आपको एक बात और मैं बताऊं कि बच्चे जब संयुक्त वर्ण के हम करवाते हैं, कोई शब्द देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या लिखें बाद में क्या लिखें। वो मैं समय आने पे बताऊंगी, पर फिलहाल एक बार आपको बता दूं कि जो शब्द ऊपर होता है वो पहले आता है, जो शब्द नीचे होता है वो बाद में आता है। जैसे प्र, ये प ऊपर है तो मतलब प पहले आया, र नीचे है तो र मतलब र बाद में आया, और अ तो स्वर है ही है।
है ना। इस तरह से जैसे ये द और य है, तो द ऊपर है, द पहले आया है या ऊपर है, तो द और य बाद में, है ना। त्र में देखिए त ऊपर है तो त पहले लगाया, र बाद में लगाया। इसी तरह से हर शब्द के साथ होता है, जो ऊपर होता है वो पहले आता है और जो नीचे होता है तो वो बाद में आता है। राइट। आपको बात समझ आ गई बच्चों कि नहीं समझ आई? मैं सोचती हूँ आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब देखो, और आपको अब बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बना? ये हमारा, हम क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाले, 3। और फिर ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद आ जाएगा, हम करते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है? अब 5वां नंबर क्या, देखिए हम जो लगाते हैं अ, आ की मात्रा, आ का प्रयोग, आ का प्रयोग कब किया जाता है? और ये जो इसकी अ की तो देखिए कोई भी मात्रा नहीं होती है, और आ की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली। और मात्राओं का प्रयोग कब किया जाए? मात्राओं का का प्रयोग शब्द में कब किया जाता है? शब्द में कब किया जाता है? इधर भी क्वेश्चन मार्क लगाएं और इधर भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। जैसे हम बोलते हैं आम्रम, आम्रम, राइट। और हम यहां देते हैं गृहम। क्लियर? अब इन दोनों को, पहले ये संयुक्त शब्द है, अब हम इनको विग्रह करते हैं। आपको विग्रह तो करना ही करना है, समय समय पर विग्रह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, कि जो हमारे पास जो पद है या जो शब्द है उसको वर्ण विन्यास कीजिए। अब अगर हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो हमारे पास आएगा आ जमा म। मैंने कहा था पहले जो ऊपर होता है, ये म ऊपर है तो हम पहले म लगाएंगे, फिर ये र नीचे है तो हम र बाद में लगाएंगे, और फिर इसके साथ हलंत नहीं है तो अ लगेगा, है ना। र हलंत वाला, अ जमा म। इसमें म में हलंत है इसलिए हम यहाँ पर अ स्वर नहीं जोड़ेंगे। अब आपका ये विग्रह ऐसे हुआ, और इधर हम विग्रह करते हैं तो ये यहां देखिए ग। अब देखिए ऊपर मैंने आपको सिखाया था इस वाले में, ऊपर देखिए ये जो आया था री, ये किसका साइन है? ये किसका चिन्ह है? ये री का चिन्ह है। तो हम यहाँ पर भी, ये अ का चिन्ह नहीं है, ये री का चिन्ह है। ये री हमारा स्वर है बच्चों। तो री, ये री और जमा ह, जमा अ, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, जमा अ और जमा म, ये हलंत है। तो आपने ये देखा कि आपने सबसे पहले यहां तो हमने, जब ये अ स्वर है तो हमने अ स्वर ह में मिला दिया, राइट। ये अ स्वर हमने ह में मिला दिया, लेकिन ये आ स्वर हमने अलग लिखा है। क्यों? ये क्यों नहीं किसी शब्द के साथ जुड़ा? ये क्यों नहीं किसी जैसे ग्रहम में अ ह के साथ जुड़ गया, तो ये आ क्यों अलग आया? इसमें तो, इसमें अ नहीं आया अलग से, लेकिन इसमें यहाँ आ गया अलग से। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब स्वर, अब आप इसकी देखिए, जब कोई स्वर सबसे पहले आता है,
उससे पहले इसको और सिंपल कर देती हूँ बच्चों, और सीख लो, जरा सिंपल तरीके से बोल देती हूँ आपको, है ना। जब कोई स्वर कोई स्वर कोई नहीं, जब किसी स्वर से पहले, जब किसी स्वर से पहले व्यंजन होता है, तो स्वर उस व्यंजन के उस तो स्वर उस तो स्वर उस व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लग जाता है। मात्रा के रूप में लग जाता है ना। जब किसी स्वर से पहले व्यंजन आता है ना, जब ये कौन सा, किसी स्वर से पहले व्यंजन आता है, से पहले व्यंजन होता है, तो वह स्वर उस व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लग जाता है। और जब स्वर से पहले कोई व्यंजन नहीं होता, तो स्वर अपना रूप लेता है, तो स्वर अपने रूप में रहता है, अपने रूप में रहता है। उसको मात्रा के रूप में नहीं लगाया जाता है, उसे मात्रा की तरह के रूप में नहीं लगाया जाता है। राइट। जैसे आपने ऊपर देखा, आम्रम, आ आ आ पहला अक्षर है, इससे पहले कोई स्वर ही नहीं है हमारे पास, सॉरी कोई व्यंजन ही नहीं है। हम मात्रा तो हम तभी लगाएंगे जब उससे पहले व्यंजन होगा। इसमें व्यंजन ही नहीं है, तो हमें स्वर अपने ही रूप में लगाना पड़ेगा। अब जैसे ह के बाद अ आया है, लेकिन अ के लिए अ से पहले ह है, तो हम वो मात्रा के रूप, तो अ जो है वो मात्रा के रूप में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? मैं समझती हूँ अच्छी तरह से बात समझ आ गई होगी, है ना। तो ये हमारा जो है बहुत आसान है। और अब इसके बाद आ जाइए, आपको और सिखाती हूँ आगे बेसिक्स में। अब आपको लेके चलती हूँ लिंग की तरफ। लिंग क्या होते हैं बच्चों? लिंग हमारे पास, आपने देखा होगा हिंदी में तो आपके दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन हमारे संस्कृत में कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। राइट। अब ये देखिए, इसकी पहचान क्या है? पुल्लिंग, ये हम लिखते हैं पुल्लिंग, आपको पता होगा, अगर हम बालक जो है पुल्लिंग है, तो हम कैसे लिखते हैं? बालिका। राइट, ऐसे ही लिखते हैं। और स्त्रीलिंग में जो है हम क्या लिखते हैं? बालिका। और नपुंसकलिंग में क्या लिखते हैं? मित्रम। राइट। हाँ, अब हमने देखा कि हमारा अगर, अब ये हमें लिखना पड़ेगा, ये किसके, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, है ना। ये किसके है? ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति में पहली विभक्ति और एक वचन की है। इसी तरह से बालिका भी प्रथमा विभक्ति और एक वचन।
ये एक वचन, ठीक है। मित्रम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्लियर। अब देखो ये बालिका जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो आप ये देखो इसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण हमारा क्या है, अ और विसर्ग, यानी ये हमारी पुल्लिंग की पहचान है ना। आप इसको यहाँ क्लियर लिख देते हैं, यहाँ आपका ऐसा आएगा, यहाँ कर देती हूँ, क्या है इसका जुड़ा हुआ, क्या है बच्चों, ये अ और विसर्ग, यानी इसकी पहचान क्या है पुल्लिंग की, अ और विसर्ग। इसी तरह से स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, आ की मात्रा, आ या आ कभी भी शब्द से कोई ना कोई व्यंजन जरूर होगा, तो उसकी आ की मात्रा आएगी सिर्फ, ये पहचान है हमारी। और नपुंसक लिंग की पहचान क्या है, नपुंसक लिंग की पहचान ये है आपकी, ये पहचान है म हलंत। क्लियर, बात समझ आई बच्चों। तो ये हमारा आप ये हमने सीखा कि इसकी पुल्लिंग की पहचान क्या है, स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, नपुंसक लिंग की पहचान क्या है। हम पहचान प्रथमा विभक्ति एक वचन से लेंगे, यानी मूल शब्द से, है ना। तो ये हमारी इसकी पहचान है। और इस तरीके से बाकी तो आपको लिंग आपने सीखे हुए हैं, विभक्तियां आपने सीखी हुई हैं, और 7 विभक्तियां होती हैं, तो वो तो अब सब कुछ आता ही होगा आपको। लेकिन इसकी पहचान क्या है कि ये अगर हमारे पास ये अविसर्ग होता है, तो जितने भी वो विसर्ग होगा और अविसर्ग होगा, तो जितने भी शब्द होंगे अविसर्ग वाले वो पुल्लिंग कहलाएंगे, और आ वाले स्त्रीलिंग कहलाएंगे, म वाले नपुंसकलिंग कहलाएंगे। और भी बहुत होते हैं जिसमें इकारांत होता है, उकारांत होता है। अब आपको और बता दूं, एक बात और बता दे रही हूं कि जितने अकारांत होते हैं, अब वो नेक्स्ट टॉपिक बन के आता है, अ ई ओ, ये दूसरा टॉपिक बनता है, पर फिर भी मैं आपको सिखा दे रही हूँ। ओ, ये जो होते हैं पुल्लिंग में जाते हैं, यानी जितने छोटे शब्द होते हैं, छोटे अक्षर या वर्ण, ये जाते हैं पुल्लिंग में, है ना। अब ऐसे नहीं है कि केवल अ और विसर्ग हो, गुरु रु, उकारांत में भी विसर्ग होंगे, इकारांत, जैसे जैसे हम बोले कवि, कवि में भी इकारांत हो गया, उकारांत हो गया। मेन जो है वो अविसर्ग होगा। आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ कि लिंग हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इस तरीके से आ वाले जो होते हैं, आ जैसे बालिका है, आ, और जैसे आपको बड़ी ई नदी, है ना, और बड़ा ऊ वधु, तो ये जो होते हैं आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं, है ना। अच्छी बात, ये स्त्रीलिंग, यानी जो बड़े वाले होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और ये जो अपनी पहचान है म, यानी नपुंसकलिंग। क्लियर, ये बात समझ आ गई बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास एक और बेसिक आता है वचन का। वचन क्या है, वचन भी ऐसे ही है, ये आपका एक वचन, इधर आता है हमारा द्विवचन, और हमारा होता है बहुवचन, है ना। अब ये एक वचन क्या है, जैसे अगर हम बोले पुल्लिंग में, पुल्लिंग में एक वचन क्या होगा, पुल्लिंग में आपको उसी के रूप बता दे रही हूँ जो हमने यहाँ लिए है लिंग में। बालक पुल्लिंग है, तो हम बालक के बता दे रहे हैं, बालकः का। एक वचन में हमने आपको यही सिखाया, बालकौ, यानी 2 बालक, और बालकः, ये बहुवचन आपका बालकः, राइट। अब आ जाइए स्त्रीलिंग में। आपका स्त्रीलिंग में क्या होगा, बालिका। आ बताया मैंने, ऊपर बताया जो प्रथम पुरुष एक वचन में, देखिए ये यही सिखाया हमने, बालिका, है ना।
और अब इसके बाद आ जाएंगे बालिके, और यहां हो जाएगा बालिका। राइट। अब तीसरा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में क्या होगा? मित्रम, ये बिल्कुल अलग चलते हैं, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। राइट, ये आपने लिंग सीखे। क्लियर? अब आपको बाकी बेसिक्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी भी बेसिक बहुत रहे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं काफ़ी समय लग गया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।